मूवी स्टार्ट होती है तो हम आइरिस और बेली को कार में कहीं पे जाते हुए देखते हैं। बेली ने आइरिस की आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है और वो उसे कहीं सरप्राइज देने के लिए ले जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद बेली एक होटल स्काई टावर के बाहर कार रोकता है और आइरिस की पट्टी खोलता है तो उसे पता चलता है कि बेली उसे टाउन के नए होटल में लेकर आया है जो इस एरिया का सबसे महंगा और ऊंचा होटल है और उसकी आज ही ओपनिंग हुई है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी क्योंकि कुछ लिंक्स हैं जो मूवी के एंड तक अटैच रहेंगे, जैसे कि आइरिस का ड्रेस और वो कार जिसमें वो आए थे। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। तब हमें एक बच्चा नजर आता है जो पूल से कॉइन निकाल रहा होता है और गार्ड उसे डांट के वहां से हटा देता है। आइरिस को कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है जैसे यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और बेली के साथ एंजॉय करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों पिक्स लेते हैं और लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर ने बताता है कि ये बिल्डिंग 500 फीट टॉल है और इसका वजन 9000 टन है। और मजे की बात यह है कि इस बिल्डिंग को अपने टाइम से 5 मंथ पहले ही तैयार कर लिया गया था, जिसकी वजह से आज हमने इसकी सरप्राइज ओपनिंग की है। ऊपर जाके उन दोनों को रश होने की वजह से सीट नहीं मिलती। आइरिस कहती है कि कोई बात नहीं, हम वैसे ही यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। आइरिस एक फ्लावर लेके बेली के कोट में लगाती है जिससे उसकी उंगली से ब्लड निकलने लग जाता है। ये लिंक भी आपने याद रखना है। वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो आइरिस को डर लगने लग जाता है। बेली उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है। आइरिस को फिर से कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है। बेली ड्रिंक लेकर आता है, तब आइरिस को उल्टी फील होती है और वो वहां से वॉशरूम की तरफ भागती है, लेकिन तभी एक फनूस का पीस फ्लोर पर लगे हुए शीशे पर गिरता है जिससे वहां पर क्रैक पड़ जाता है। वॉशरूम में एक लड़की आइरिस से पूछती है कि तुम्हें कौन सा मंथ है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता और उदास हो जाती है क्योंकि उसने उस बारे में अभी तक बिली को नहीं बताया था। वो कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तब हम उस लड़की के बेटे को देखते हैं जिसका नाम विलियम होता है और वो अपनी मम्मा के साथ उसकी ड्यूटी खत्म होने का वेट कर रहा होता है ताकि वो लोग घर जा सकें। बेली आइरिस को लेकर ऊपर रूफटॉप पर चला जाता है जहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही होती है। वो शरारती बच्चा भी वहीं पे होता है जिसने नीचे से कॉइन उठाए थे। वो ऊपर से कॉइन फेंक रहा होता है लेकिन गार्ड उसे डांटता है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा दोगे ऐसे। बेली वहां पे आइरिस को प्रपोज करता है, तब आइरिस उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर बेली बहुत खुश होता है। बेली आइरिस को एक रिंग पहनाता है जो कि बहुत ज्यादा टाइट होती है, लेकिन आइरिस जबरदस्ती उसे पहन लेती है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ शरारती बच्चा फिर से कॉइन नीचे फेंकता है, लेकिन हवा की वजह से वो कॉइन वापस आकर एक एग्जॉस्ट फैन में फंस जाता है। आइरिस और बेली खुशी से नीचे जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। कॉइन एग्जॉस्ट फैन से निकलकर गैस के सिलेंडर में लगता है जिसकी वजह से वहां पे गैस लीक होने लग जाती है। डांस करते करते शीशे पे क्रैक पड़ने लग जाते हैं और शीशा अचानक टूट जाता है और बहुत से लोग नीचे गिर के मरने लग जाते हैं। बेली टूटे हुए शीशे को पकड़ लेता है, लेकिन वहां से भी शीशा टूट जाता है और उसका सर राड में लगता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी मौत मरता है। सब लोग डर के भागने लग जाते हैं, तभी एक औरत को आग लग जाती है। वो भागती हुई गैस लीक वाली जगह पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और बहुत से लोग आग में झुलस के मर जाते हैं। विलियम की मम्मा उसे वार्ड में छुपा देती है और खुद भी उस आग में जल के मर जाती है। आइरिस बार के पीछे छुपकर खुद को आग से बचाती है। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, तब एलिवेटर ऑपरेटर कहता है कि सीढ़ियों की तरफ जाओ। सब लोग वहां भागते हैं। शरारती बच्चा वहां सबसे पहले भागता है और कुछ लोग उसके पीछे होते हैं, लेकिन अचानक ही वहां से सीढ़ियां टूट के नीचे गिर जाती हैं और सब लोग मर जाते हैं। सिर्फ वो बच्चा बचता है जो नीचे जा रहा था। बच्चा फिर से नीचे भागने लग जाता है। एलिवेटर बॉय सबको कहता है कि एलिवेटर के पास जाओ। सब लोग जैसे पागल हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए एलिवेटर में भागते हैं। हर कोई कोशिश करता है कि किसी तरह वो लिफ्ट में बैठ जाए। आइरिस लिफ्ट की तरफ जा रही होती है कि एक बाबा उसे धक्का देता है और खुद जाके एलिवेटर में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से वो लिफ्ट टूट जाती है और बाबा हाफ फीस में कट जाता है और जितने भी लोग लिफ्ट में होते हैं वो सब मर जाते हैं। बाकी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, तभी एक साइड की बिल्डिंग नीचे होने लगती है। सब लोग फिसल कर नीचे जा रहे होते हैं, सिर्फ आइरिस किसी तरह ऊपर जाकर खुद को बचा लेती है। सब लोग नीचे गिर के शीशे के ऊपर पहुंच जाते हैं। पीछे से हमें पियानो के हिलने की आवाज आती है। वो अभी तक जरा सा बैलेंस होता है, लेकिन ऊपर फानूस से वही कॉइन नीचे पियानो पर गिरता है और पियानो तेजी से जाके एक लड़की के मुंह पे लगता है और शीशा टूटने की वजह से वो सब लोग नीचे गिर के मर जाते हैं। आइरिस को विलियम की आवाज आती है, वो उसे अलमारी से निकालती है, लेकिन उस बिल्डिंग की दूसरी साइड भी नीचे गिरने लगती है। आइरिस जंप करती है और हम बिल्डिंग को नीचे गिरते हुए देखते हैं, लेकिन तब हमें आइरिस वहां पर लटकी हुई नजर आती है, लेकिन सिर्फ उसकी रिंग रॉड्स में फंसी होती है। उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसकी उंगली का मांस निकल जाता है और विलियम और वो दोनों नीचे गिर के मर जाते हैं। तब हम स्टेफनी को चीखते हुए देखते हैं क्योंकि ये सब कुछ वो अपनी क्लास में बैठे हुए विजन में देख रही थी। रात को फिर से सोए हुए उसे वही ड्रीम आता है और वो उसकी रूममेट को बताती है कि आइरिस यानी उसकी ग्रैंडमा उसके ख्वाब में आ रही है पिछले 2 महीने से।
स्टेफनी बताती है कि उसने अपनी ग्रैंडमा को कभी देखा भी नहीं, ना ही वो उससे कभी मिली है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा भी है कि नहीं। वो उसे कहती है कि अपने घर जाओ, वहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पता करो, शायद तुम्हें कोई हल मिल जाए। वो घर जाके अपने डैड से मिलती है और पूछती है कि मॉम के ओल्ड स्टफ कहाँ पे है जहाँ पर ग्रैंडमा का ड्रेस है। उसके फादर बड़ी अजीब तरह से उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आयरस की याद कहाँ से आ गई। तभी चार्ली, स्टेफनी का भाई, नीचे आता है और बड़े रूखे तरीके से उसकी तरफ देखता है। वो अपने कजन्स की तरफ जा रहा होता है, तब स्टेफनी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उनके डैड कहते हैं कि अंकल हार्बर्ट से उनकी मॉम आयरस की बात ना करना क्योंकि वो उदास हो जाएंगे। कार में चार्ली स्टेफनी से कोई बात नहीं करता तो उसे बहुत बुरा लगता है। स्टेफनी उसे बताती है कि वो सो नहीं पा रही क्योंकि उसे रोज आयरस की मौत के ख्वाब आते हैं। अगले सीन में हम स्टेफनी के कजन्स एरिक, जूलिया और बॉबी को देखते हैं जो कि चार्ली के साथ बातें करते हैं लेकिन स्टेफनी को इग्नोर कर देते हैं। स्टेफनी आंटी ब्रेंडा और अंकल हार्बर्ट से मिलती है और उनसे आयरस के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे उस बारे में कुछ नहीं बताते। ब्रेंडा उसे कहती है कि चुप करके बेडरूम के लास्ट ड्रॉअर में देखो, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। उसे वहां पर आयरस के लेटर मिलते हैं। यहाँ से एड्रेस लेके वो एक जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वो जगह ऐसी होती है जैसे कोई दुश्मन से बचने के लिए किला बनाकर बैठा हुआ हो। स्टेफनी जाकर बेल देती है तो आयरस उसे डांट देती है, लेकिन जब वो उसे बताती है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है तो आयरस उसे कहती है कि अपनी कीज, मोबाइल सब कुछ बाहर रख के अंदर आओ। स्टेफनी अंदर जाती है तो आयरस उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी मोम कहाँ है। वो उसे बताती है कि मोम हमें छोड़ के चली गई थी जब मैं 10 साल की थी। स्टेफनी आयरस को बताती है कि मुझे 2 महीने से ड्रीम आ रहे हैं कि आप स्काई टावर पर हैं और फिर टावर टूट जाता है और आप और बाकी सब लोग मर जाते हैं। आयरस कहती है कि वो ड्रीम नहीं, वो सच था जिसे मैंने रोका, लेकिन डेथ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसका काम खराब करे। फिर हम वापस स्काई टावर का सीन देखते हैं जिसमें बेली आयरस को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया था तो वो वहाँ पे हैरान हो जाती है। वो फौरन से बच्चे से वो कॉइन पकड़ लेती है और नीचे जाकर कुक के खाने के ऊपर जो फायर होती है उसे बंद कर देती है और जाके सबसे कहती है कि फ्लोर से दूर हो जाओ क्योंकि ये टूटने वाला है। इस तरह उसने सबकी जान बचा ली थी। आयरस कहती है कि डेथ अपना काम पूरे किए बगैर नहीं रुकती। उसके बाद भी डेथ ने उन लोगों को मारा जिन लोगों को मैंने बचाया था, उसमें तुम्हारे ग्रैंडपा यानी बेली भी थे। आयरस टेबल से अपनी बुक उठाती है लेकिन उससे ग्लास अपनी जगह से मूव होकर सनलाइट पर आ जाता है और वहां पर लटके हुए गमले की रस्सी को जलाने लगता है। आयरस को जलने की स्मेल आती है तो उसे पता चल जाता है कि डेथ उसे मारने की ट्राई कर रही है। वो फौरन से ग्लास को पीछे करती है और डेथ से कहती है कि तुम्हें क्या लगा मेरी बेटी आई हुई है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। आयरस स्टेफनी को बताती है कि मुझे 2 महीने पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था। अब 20 साल में जब डेथ मुझे वैसे नहीं मार सकी तो उसने ये तरीका अपनाया है। स्टेफनी कहती है कि 2 महीने पहले तो मुझे ड्रीम्स आना स्टार्ट हुए थे। आयरस कहती है कि फिर मेरी फीलिंग्स की पावर तुम में आ गई है। आयरस उसे अपनी बुक देती है और बताती है कि इसमें उसने 20 साल की रिसर्च रखी है। ये बुक तुम्हें डेथ से बचने में मदद करेगी। तुम मेरे पास ही रुको, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। स्टेफनी को आयरस की बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक ड्रीम ही था और मैं यहाँ से चलती हूँ। आयरस उसे रोकने के लिए बाहर जाने लगती है लेकिन डेथ के डर से रुक जाती है। स्टेफनी कहती है कि मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। आयरस कहती है कि कैंसर मुझे इतना टाइम नहीं देगा और मैं तुम्हारे आने से पहले ही मर चुकी होंगी। आयरस को फील होता है कि डेथ उसका बाहर वेट कर रही है क्योंकि वहाँ पर तेज हवा चल रही होती है, लेकिन वो फिर भी स्टेफनी के लिए बाहर निकल जाती है और उसे बुक देकर कहती है कि लो ये बुक पकड़ो और जरा पीछे हो जाओ। वो कहती है कि क्यों? आयरस कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत देने वाली हूँ। तभी हवा की वजह से ऊपर लगा हुआ डायरेक्शन रॉड नीचे फायर एक्सटिंग्विशर पर गिरता है और आकर सीधा आयरस के मुंह के आर पार हो जाता है। स्टेफनी अपनी ग्रैंडमा की मौत देख के चीखती है। अगले सीन में हम सारी फैमिली को आयरस के जनाजे पे देखते हैं जहाँ पे स्टेफनी की मॉम एक वैन में आती है। तब हार्बर्ट और उसके हस्बैंड उसके पास जाते हैं। चार्ली स्टेफनी से कहता है कि मॉम को अंकल के बारबी के ऊपर बुलाना चाहिए। ये सुनकर स्टेफनी कहती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी जहाँ पे मॉम होगी क्योंकि उन्होंने हमें छोड़ दिया था जब हमें उनकी जरूरत थी। चार्ली कहता है कि बिल्कुल जैसे तुमने मुझे छोड़ा था जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अगले सीन में स्टेफनी घर पर होती है और बाकी सब लोग हार्बर्ट के घर पार्टी कर रहे होते हैं। वो भी बार टेंडर की ड्यूटी कर रहा होता है और आइस लाकर शेल्फ पर रखता है। उसके बाद वो ग्लास ऊपर रख रहा होता है कि उससे एक ग्लास गिरकर टूट जाता है और एक शीशे का टुकड़ा बर्फ में गिर जाता है। स्टेफनी की मदर डार्लिन पार्टी में आती है और पीनट बटर के बिस्कुट बनाकर लाती है। एरिक अपनी ड्रिंक एक जगह पर रखता है और स्टेफनी की मॉम से मिलने जाता है। तब हमें पता लगता है कि बॉबी को पीनट से एलर्जी है। स्टेफनी को अचानक फील होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वो जाके आयरस की बुक लेती है और उसे समझने की कोशिश करती है। बॉबी सबको आइस डालकर ड्रिंक बना के देता है तो वो टुकड़ा स्टेफनी के डैड के ग्लास में चला जाता है।
बॉबी और चार्ली जंपिंग कर रहे होते हैं तब हमें उनके नीचे लोहे का एक रैक नजर आता है। एरिक सिलेंडर ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर छोटा सा ब्लास्ट होता है जिससे एरिक बहुत मुश्किल से बचता है। तभी स्टेफनी के पास एक चेयर गिरती है और उससे शीशे का टुकड़ा आकर उसके पास गिर जाता है, बिल्कुल वैसा ही टुकड़ा जैसा कि बर्फ में गिरा हुआ था। बॉबी के जंप करने की वजह से जंपिंग पैड का कपड़ा एक साइड से फट रहा होता है। स्टेफनी अपनी कार लेके अंकल हार्वर्ड के घर जाने लगती है लेकिन रास्ते में उससे वाइब्स आ रही होती हैं कुछ होने वाला है। स्टेफनी के डैड जिनके ग्लास में शीशे का टुकड़ा था वो अपना ग्लास एक चेयर पर रख देते हैं और सब लोग हार्वर्ड को जंप करने के लिए चेयर्स कर रहे होते हैं। वो पैड पर चढ़ता है लेकिन तभी स्टेफनी की मॉम उन्हें रोक देती है और जाकर नीचे से लोहे का रैक निकालती है और उसे एक जगह पे रख देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रेंडा से एरिक की रखी हुई बोतल वैक्यूम की मशीन पे गिरती है और मशीन ऑन हो जाती है जिसकी वजह से लोहे के रैक नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। स्टेफनी भी वहां पे पहुंच जाती है। एडवर्ड उसे देख के बहुत खुश होता है लेकिन तभी बॉबी की टांग जंपिंग पैड के फटे हुए कपड़े में फंस जाती है और वो गिर जाता है। उसकी आवाज से जोली के हाथ से वुडन गेम गिरता है जिससे लग के शीशे का ग्लास नीचे गिर जाता है और वही टुकड़ा जो आइस में था निकल के सीधा खड़ा हो जाता है। एडवर्ड जल्दी से स्टेफनी के पास जाने लगता है लेकिन उसके पाँव में वो शीशे का टुकड़ा लगता है। तभी पीछे से एक और रैक गिरता है और ग्रास कटर मशीन ऑन हो जाती है। एडवर्ड अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता और नीचे गिर जाता है। तब ग्रास कटर मशीन उसके मुंह पे आके उसका सारा फेस फाड़ देती है और उसकी वहां पे मौत हो जाती है। फ्यूनरल के बाद स्टेफनी दीवार पर आयरस की उन सब लोगों की फैमिलीज की पिक्स की तफसील लगाती है जिसे उस दिन मौत ने मारना था लेकिन आयरस की वजह से वो सब लोग बच गए। वो अपनी सारी फैमिली को बताती है कि उस दिन आयरस ने इतने लोगों को बचाया था कि डेथ को बहुत टाइम लग गया सबको मारते मारते। कुछ लोगों की फैमिलीज भी बन गई जैसे कि हम, लेकिन वो लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो डेथ ने उन सबको मारना शुरू कर दिया जो उनकी फैमिली में भी थे। लास्ट में आयरस की बारी थी लेकिन उसने 20 साल तक अकेले डेथ को रोक के रखा। अब डेथ हम सब के पीछे है क्योंकि आयरस मर चुकी है। यानी कि पहले एरिक, जूलिया और बॉबी, फिर डार्लिन यानी कि स्टेफनी की मॉम और मैं और एंड में बॉबी की बारी है। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता, सब वहां से उठ के चले जाते हैं। रात को एरिक शॉप पर एक लड़की की जुबान में रिंग डालता है और उसका ओनर कहता है कि शॉप क्लोज करके घर चले जाना। वो फैन और म्यूजिक ऑन करता है तब उसे स्टेफनी के मैसेज आ रहे होते हैं। मोबाइल पर उसके अपने डैड की पिक्चर नजर आती है जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। वो पेट्रोल को उठा कर शेल्फ में रखता है। फैन के साथ कुछ चेन्स भी लगी होती हैं जो कि उसके चलने की वजह से फैन से लग रही होती है। म्यूजिक की वजह से वहाँ पे पड़ा हुआ एक डेथ स्टैचू हिलने लगता है और गिरने के लिए साइड पर आने लगता है। एरिक अपने हाथ पर डैड का टैटू बनाता है लेकिन तभी स्टैचू नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे ग्लास की बोतल गिर के टूट जाती है। एरिक जल्दी से उठता है लेकिन उसकी चेयर पीछे जाके शेल्फ पे रखती है और पेट्रोल नीचे गिरने लग जाता है। तभी छत पर लटकी हुई चेन निकलकर सीधा आके एरिक की नोज रिंग में अटक जाती है। चेन फैन के साथ घूम रही होती है और टाइट हो रही होती है। एरिक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छोड़ती। वो चेयर पर चढ़ जाता है लेकिन उसका हाथ लग के लैंप पेट्रोल पे गिरता है और वहाँ पे आग लग जाती है। वो काउंटर पर चढ़ता है लेकिन वो भी टूट जाता है। तब एरिक चेयर पर चढ़ता है और खुद को चेन से आजाद कर लेता है लेकिन तब तक नीचे आग फैल चुकी होती है। वो नीचे गिरता है और फैन भी नीचे आ जाता है। आग बाकी पड़ी हुई पेट्रोल की बोतल्स पर पड़ती है और वहाँ पे आग तेज हो जाती है। अगली सुबह स्टेफनी चार्ली को उठाकर साथ लेकर जाती है ताकि एरिक को देख सके। रास्ते में चार्ली बताता है कि एरिक के स्टोव में आग लगी थी और वो दोनों वहां जाने लगते हैं। तभी एरिक उनकी कार के सामने आ जाता है। स्टेफनी कहती है कि तुम जिंदा हो? वो कहता है कि हाँ, मैंने लेदर जैकेट पहनी थी इसलिए मैं जलने से बच गया। स्टेफनी एरिक को कहती है कि प्लीज खुद को बचाओ लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता। अचानक रोड पर एक गाड़ी उसके पास से गुजरती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो लोग घर की तरफ वॉक करने लगते हैं। रास्ते में स्टेफनी को ट्री ट्रिमर और कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। वो एरिक को कहती है कि देखो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तभी जूलिया वहां पे आ जाती है। पीछे से गार्बेज ट्रक गार्बेज उठाने आता है और स्टेफनी फिर से कहती है कि इससे दूर रहो लेकिन जूलिया कहती है कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, तुम्हारी फजूल की बातें खत्म नहीं होंगी। जैसे ही वो बच्चों के पास से गुजरती है तो ट्री ट्रिमर गिरता है जिससे बच्चे से फुटबॉल जूलिया को लगता है और वो गार्बेज बॉक्स में गिर जाती है। गार्बेज ट्रक उठाकर उसे पीछे क्रशर मशीन में फेंक देता है। स्टेफनी जाके उसे वहां से निकालने की कोशिश करती है और एरिक जाके ट्रक रोकता है लेकिन तभी क्रशर जूलिया को क्रश करने लगता है। सिर्फ उसका हाथ और फेस थोड़ा सा बाहर होता है, बाकी सारे का सारा जिस्म अंदर क्रश हो जाता है। उसके बाद हम फिर से सारी फैमिली को इकट्ठे देखते हैं और जूलिया के जाने पे सब रो रहे होते हैं। स्टेफनी सबसे सॉरी करती है कि उसने डेथ ऑर्डर को सही से प्रेडिक्ट नहीं किया जिसकी वजह से जूलिया आज उनमें नहीं है। ये सब मेरी गलती है। ब्रेंडा कहती है कि नहीं, ये मेरी गलती है। एरिक एडवर्ड का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। अगर ये बात मैं तुम्हें बता देती तो आज जूलिया जिंदा होती। एरिक अपनी मॉम से लड़कर चला जाता है। बॉबी कहता है कि स्टेफनी तुम सही थी, अब तुम ही मुझे बचा सकती हो क्योंकि किसी और को नहीं पता कि मौत को कैसे रोका जाए। तुमने कहा था
कि आयरिस का एक फ्रेंड है जिसने मौत से बचने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। डार्लिन को याद आता है कि आयरिस ने लेटर्स भेजे थे जिसमें उसने होप रिवर हॉस्पिटल के बारे में बताया था कि वहाँ पे जेबी जो कि उसका दोस्त है जॉब करता है। तब वो सब लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। बॉबी कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। वो वैन में बैठने लगता है तो एरिक उसे रोक देता है और जाके अंदर से पीनट बटर निकालता है क्योंकि बॉबी को बहुत बुरी एलर्जी थी। फिर वो भी उनके साथ हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ पे उन्हें जेबी मिलता है जो कि बाकी सारी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में भी था। उन्हें कहता है कि मैं तुम सबका वेट कर रहा था। डार्लिन और जूलिया तुम लोगों के साथ नहीं है तो मतलब वो मर चुके हैं। अब अगला नंबर किसका है? स्टेफनी उससे पूछती है कि हम मौत को कैसे रोक सकते हैं। वो कहता है कि इसके दो तरीके हैं, या तो मरकर या फिर किसी को मारकर। तुम किसी भी इंसान को मारो तो उसकी लाइफ का बाकी टाइम तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम खुद मर सकते हो। एक लड़की थी बहुत टाइम पहले, वो भी डेथ लिस्ट में थी और मर गई, लेकिन डॉक्टरों ने किसी तरह उसे दोबारा जिंदा कर लिया और वो डेथ लिस्ट से निकल गई। बस यही तरीका है, लेकिन ये रिस्की है। अगर तुमने डेथ को चीट करने की ट्राई की और तुम फेल हो गए तो डेथ को बहुत गुस्सा आता है और चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। फिर वो वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि मैं बीमार हो चुका हूँ आयरिस की तरह और तुम सब के बाद मेरा नंबर है। अब मैं अपना टाइम एंजॉय करूंगा। स्टेफनी और डार्लिन सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए। तब एरिक बॉबी को लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि मैं तुम्हें मारूंगा और फिर हम किसी भी डॉक्टर की मदद से तुम्हें बचा लेंगे। एरिक वेंडर मशीन से पीनट बटर निकालने लगता है ताकि वो बॉबी को खिला सके, लेकिन मशीन स्ट्रक हो जाती है। एरिक मशीन पर पंच करता है जिससे उसका शीशा क्रैक कर जाता है, लेकिन पीनट बाहर नहीं आता। वो पीछे से मशीन को उठाता है और फिर गिराता है जिससे पीनट तो गिर जाता है लेकिन स्प्रिंग निकलकर लूज हो जाता है। एरिक बॉबी को लेकर सामने वाले रूम में जाता है जहां पर सीटी स्कैनर मशीन पड़ी होती है। वो बॉबी को वहां छोड़ के बाहर से कुछ लेने जाता है, लेकिन उसे दरवाजा बंद करने की वजह से मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि सीटी स्कैनर जब रोटेट करती है तो वो एक मैग्नेट का काम करने लग जाती है, इसलिए उस जगह पर कभी भी लोहे की चीज नहीं जाने दी जाती जहाँ पर मशीन हो। एरिक बॉबी के लिए एंटीडोट और व्हील चेयर लेकर उस रूम में जाता है। बॉबी उस पर बैठकर पीनट खाता है और थोड़ी देर बाद उसका सांस रुकना शुरू हो जाता है। वो चेयर से उठकर नीचे बैठ जाता है। एरिक उसे कहता है कि चेयर पे बैठो, लेकिन तभी मशीन का मैग्नेट सिस्टम ऑन हो जाता है और एरिक की एयर रिंग्स उसकी स्किन को फाड़कर मशीन से चिपक जाती हैं। फिर उसके टिट्स से रिंग्स निकलती हैं और नाक से भी। तब मशीन का मैग्नेट लिवर और तेज हो जाता है और व्हील चेयर पीछे से उठकर बॉबी को साथ लेकर मशीन के अंदर जाने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके रॉड टूटकर एरिक की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। बॉबी का सांस बंद हो रहा होता है। वो हिम्मत करके एरिक के हाथ से एंटीडोट लेता है और खुद को लगाता है, जिससे उसका सांस ठीक होने लगता है। मशीन की पावर बहुत तेज हो रही होती है और मैग्नेट से कई चीजें दरवाजे के साथ चिपक जाती हैं। जैसे ही नर्स दरवाजा खोलती है तो वो सारी चीजें मशीन के साथ आके लगती हैं, लेकिन बॉबी बच जाता है। तभी अचानक से वेंडर मशीन का लूज स्प्रिंग निकलकर बॉबी के सर को फाड़ता हुआ मशीन से चिपक जाता है। नर्स ये देख के चीखती है और उसकी आवाज सुनकर स्टेफनी और बाकी सब लोग वहां पे आ जाते हैं। अगले सीन में हम सबको बाहर बैठे हुए देखते हैं जहां पर सब हिम्मत हार चुके होते हैं और कहते हैं कि अब दुनिया में कोई जगह नहीं जहां पे हम सेफ हों। स्टेफनी कहती है कि आयरिस के कैबिन के अलावा वो जगह जहां आयरिस ने 20 साल मौत को हराया था और वो इस वक्त मरी थी जब उसने बाहर कदम रखा। चार्ली कहता है कि हम इस कैबिन में सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। डार्लिन कहती है कि तुम नहीं, वहां मैं जिंदगी गुजारूंगी क्योंकि तुम लोगों के जिंदा रहने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। तब वो सब एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन वो क्वाइन जो हमने मूवी के शुरू में देखा था आयरिस की बुक से निकल के नीचे गिर जाता है। वो लोग कार में बैठकर जाते हैं और डार्लिन ड्राइव करने लगती है, लेकिन वो लोग ट्रक से टक्कर लगने से बहुत मुश्किल से बचते हैं। तब स्टेफनी ड्राइविंग सीट पर आकर ड्राइव करने लगती है और सीट बेल्ट लगा लेती है। पीछे हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे कॉइन नजर आता है, तो वो खुशी से उसे उठा के अपने पर्स में रख लेती है। वो लोग कैबिन के बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योर दरवाजा लगा होता है। तब स्टेफनी को फील होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि मौत यहाँ पे अपना काम दिखाने वाली है। उसे हवा चलती हुई फील होती है और कैबिन के ऊपर लाइट में स्पार्किंग हो रही होती है। स्टेफनी कार को तेजी से चलाती है और दरवाजा तोड़ के अंदर आके फौरन से ब्रेक लगाती है। तब कोई चीज गिर के स्टेफनी की सीट बेल्ट का बटन तोड़ देती है और वो सीट पे फंस जाती है। वो मोम से कहती है कि अब जल्दी से अंदर जाओ, यही एक रास्ता है कि हम सेफ रह सकें। तभी लाइट का स्पार्क से कैबिन की छत पर थोड़ी सी आग लग जाती है और हवा से दरवाजे का व्यू पॉइंट वाला एरिया खुल जाता है और हवा अंदर जाने लगती है, जिससे वही गमला जिस पर आयरिस की मौजूदगी में आग लगी थी हिलने लगता है। जैसे ही डार्लिन दरवाजा खोलने वाली होती है तो वो गमला गिरता है और गैस का सिलेंडर लीक होने लग जाता है। तब एक चिंगारी कैबिन के अंदर चली जाती है। डार्लिन को फील हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन से दरवाजा बंद करती है, लेकिन तब वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डार्लिन और चार्ली दूर जाके गिरते हैं। ब्लास्ट की वजह से उनकी कार उल्ट जाती है और पानी में गिर जाती है। पानी स्टेफनी वाली जगह पर आने लग जाता है और स्टेफनी खुद को सीट से अलग भी नहीं कर पा रही होती। चार्ली मलबे के नीचे होता है और तभी लाइट वाला खंभा
खंबा उस पर गिरने लगता है, लेकिन लकीली वो तारों की वजह से वहाँ पे होल्ड हो जाता है। तारें आहिस्ता आहिस्ता टूट रही होती हैं। चार्ली खुद को बचाने के लिए जोर लगाता है, लेकिन अपने ऊपर से मलबा नहीं हटा पाता। लेकिन तभी डार्लिन वहां आकर उसे बचाती है और उसका हाफ फेस जला हुआ होता है। वो चार्ली से कहती है कि जाओ अपनी बहन की मदद करो, लेकिन तभी वो खंबा डार्लिन पर गिरता है और वो वहीं पे मर जाती है। चार्ली वैन में जाता है और चाकू लेकर सीट बेल्ट काटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसकी अपनी उंगली कट जाती है। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और सीट बेल्ट काटता है, लेकिन तब तक स्टेफनी का सांस रुक चुका होता है और पानी उसके अंदर जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली स्टेफनी को वैन से बाहर लाकर उसके जिस्म से पानी निकालता है और स्टेफनी को बचा लेता है। वो दोनों मॉम के जाने पे बहुत रोते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं। कुछ दिन बाद स्टेफनी चार्ली को उसकी गर्लफ्रेंड के पास लेके जा रही होती है। उससे थोड़ी दूर हम ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसके पास वो कॉइन था। वो कुकी लेने के लिए एक स्टॉल पर रुकती है, लेकिन तभी वो कॉइन उसके पर्स से गिरता है और ट्रेन की पटरी के अंदर आकर स्टक हो जाता है। स्टेफनी जब चार्ली के कोट में फूल सेट कर रही होती है, तब उसे वैसे ही कांटा चुभता है जैसा कि मूवी के स्टार्ट में आयरस को चुभा था। उसका ब्लड निकलता है। स्टेफनी के डैड वहां पर आते हैं और उनके साथ एक डॉक्टर फ्रेंड भी होता है। वो बातों बातों में उन्हें बताता है कि चार्ली ने जो तुम्हें सेव किया है वो कमाल था, लेकिन तुम मरी नहीं थी, बस बेहोश हुई थी। तभी स्टेफनी को एक लड़की सेम उसी ड्रेस में नजर आती है जो आयरस ने स्काई टावर वाले दिन पहना था। उसके पीछे से वही गाड़ी गुजरती है जिस पर आयरस और बेली स्काई टावर पर गए थे। स्टेफनी को पता चल जाता है कि डेथ यहाँ पे कुछ करने वाली है। अचानक ट्रेन की आवाज आती है और कॉइन की वजह से वो पटरी से हटकर सिटी में आ जाती है। स्टेफनी और चार्ली भागते हैं और खुद को बचाते हैं। स्टेफनी गिर जाती है, लेकिन तब तक ट्रेन रुक जाती है। वो लोग कहते हैं कि शुक्र है हम बच गए। तभी पीछे से आवाज आती है। वो भागते हैं, लेकिन एक लकड़ी का टाल आकर स्टेफनी की चटनी बना देता है। चार्ली खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन दूसरा टाल उसे मार देता है। सब लोग मर चुके थे, यानी कि डेथ ने अब अपना काम मुकम्मल कर लिया था। उसने उन सब लोगों को मार दिया था जिन्हें आयरस ने बचाया था। और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है, यानी कि आज भी मौत जीत गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद करता हूँ मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।